हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंडियन पॉलिटी सीरीज। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है तो फिर इसमें चेंजेस क्यों किए जाते हैं? सोसाइटी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, नए लीगल इश्यूज आते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी टाइम के साथ अपडेट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कंप्लीटली रिजिड है और न ही कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे दोनों का बैलेंस बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 देता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज हम जो फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट प्रोसीजर से नहीं बल्कि ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू पास हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम फर्स्ट से फिफ्थ अमेंडमेंट तक डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 बैकग्राउंड स्टोरी। इमेजिन करो, इंडिया को इंडिपेंडेंस माइल अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। गवर्नमेंट गरीब किसानों को लैंड देना चाहती है, इसलिए जमींदारी सिस्टम खत्म करने के लॉज बनाए गए। लेकिन क्या हुआ? कई जमींदार सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी ले रही है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट केसेस 1, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में गवर्नमेंट ने एक मैगजीन बनकर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट बिना वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन के स्पीच रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस क्लियर लिखने होंगे। 2, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम डोराई राजा 1951। ये केस रिजर्वेशन से रिलेटेड था। मद्रास गवर्नमेंट ने कास्ट वाइज रिजर्वेशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। गवर्नमेंट चाहती थी कि बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण मिले, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना जरूरी हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है? यस, इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मेजर चेंजेस 1, आर्टिकल 15(4). सबसे पहला चेंज, आर्टिकल 15(4). ये आर्टिकल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो सोशली बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। यही रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। एग्जाम पॉइंट, रिजर्वेशन इक्वल्स आर्टिकल 15(4). ये फैक्ट कभी मत भूलना। 2, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 19. 2, अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। पहले गवर्नमेंट के पास स्पीच रिस्ट्रिक्ट करने के लिमिटेड ग्राउंड्स थे। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद नए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुए। एडेड ग्राउंड्स पब्लिक ऑर्डर। एक्सप्लेन, अगर कोई स्पीच राइट्स करवा दे, वायलेंस क्रिएट करे, गवर्नमेंट यूएसएस स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। सपोज कोई पर्सन किसी फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट ऐसी एक्टिविटी करे जो इंटरनेशनल रिलेशंस खराब कर दे, गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर स्पीच लोगों को क्राइम करने के लिए प्रोवोक करे, गवर्नमेंट उसको बैन कर सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है? नो। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। 3, आर्टिकल 31। गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, लेकिन हर बार कोर्ट्स स्टे दे रहे थे, इसलिए आर्टिकल 31A ऐड हुआ। ये आर्टिकल लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल चैलेंज से प्रोटेक्शन देता था। 4,
आर्टिकल 31 बी, अब गवर्नमेंट ने और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया। आर्टिकल 31 भी इंट्रोड्यूस हुआ। 9 शेड्यूल। आर्टिकल 31 बी के साथ एक नई शेड्यूल क्रिएट हुई, 9 शेड्यूल। इनिशियली सिर्फ 13 एक्ट्स इसमें रखे गए। जो लॉ 9 शेड्यूल में होता था उसको कोर्ट से इजिली स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते थे। इंपॉर्टेंट अपडेट, ध्यान रहे 2007 के आईआर कोएल्हो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9th शेड्यूल भी बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हो सकती। ये लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आर्टिकल्स अफेक्टेड 15-19, 31A, 31B 9th शेड्यूल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट अमेंडमेंट ने गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच बैलेंस एस्टैब्लिश किया, रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दिया, लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन की। मनेमिक RR NR बराबर, रिजर्वेशन R बराबर, रिस्ट्रिक्शंस N बराबर 9 शेड्यूल। PYQ ट्रैप रिजर्वेशन किस आर्टिकल से इंट्रोड्यूस हुआ? आंसर आर्टिकल 15 4। 9th स्केड्यूल किस अमेंडमेंट से आई? फर्स्ट अमेंडमेंट। क्विक रिविजन, फर्स्ट अमेंडमेंट मीन्स रिजर्वेशन, reasonable restrictions, land reforms, 9th schedule. Second Constitutional Amendment Act 1952. Background, अब हम आते हैं सेकेंड अमेंडमेंट पर। 1951 में इंडिया की पहली सेंसस हुई। पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी थी। अब लोकसभा सीट्स को नए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिवाइज करना जरूरी था। मेजर चेंजेस आर्टिकल 81 में हुआ। लोकसभा रिप्रेजेंटेशन को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिवाइज किया गया और पहले जो फिक्स्ड रेशियो था, एक एमपी फॉर एवरी 7.5 लाख पीपल, उसे रिमूव कर दिया गया। इंपॉर्टेंस, पॉपुलेशन चेंज होती रहेगी। अगर रिप्रेजेंटेशन रिवाइज नहीं होती तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती। आर्टिकल्स अफेक्टेड। आर्टिकल 81 नेमनिक टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन PYQ। सेकेंड अमेंडमेंट किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 81। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954। बैकग्राउंड, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फूड शॉर्टेज से स्ट्रगल कर रहा था। गवर्नमेंट को एसेंशियल कमोडिटीज कंट्रोल करनी थी। मेजर चेंजेस, कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 33 एक्सपैंड की गई। अब पार्लियामेंट ट्रेड और कमर्स रेगुलेट कर सकती थी। Commodities, food grains, cotton, jute, cattle fodder. Essential commodities. Why concurrent list? Concurrent list का एडवांटेज क्या है? स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। सिग्निफिकेंस, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई, ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल हुई, एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई बेटर हुआ। मनेमिक 3 फूड फॉडर फार्म प्रोडक्ट्स PYQ। थर्ड अमेंडमेंट किस लिस्ट से रिलेटेड है? कंकरेंट लिस्ट। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955। बैकग्राउंड, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन कंपेंसेशन को लेकर कोर्ट्स में डिस्प्यूट्स चल रहे थे। मेजर चेंजेस, कंपेंसेशन प्रिंसिपल्स मॉडिफाई हुए, आर्टिकल 31A प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग हुई, और बहुत सारे एक्ट्स 9 शेड्यूल में ऐड हुए। सिग्निफिकेंस, लैंड रिफॉर्म्स फास्ट इंप्लीमेंट हुए, एग्रीकल्चरल इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की कोशिश हुई। नेमोनिक, लैंड एल लॉज प्रोटेक्टेड। A added to 9th schedule and new compensation. D development of land. PYQ फोर्थ अमेंडमेंट किस इशू से रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म्स। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955। बैकग्राउंड, सपोज पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना चाहे, क्या प्रोसेस फॉलो होगी? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फिफ्थ अमेंडमेंट आया। मेजर चेंजेस, आर्टिकल 3 अमेंड हुआ। प्रेसिडेंट को पावर मिली कि स्टेट लेजिस्लेटिव को ओपिनियन देने के लिए टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ध्यान रहे, स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ ओपिनियन देती है, फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। ये एग्जाम का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। मनेमिक 55 स्टेट्स बाउंड्री चेंजेस PYQ। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट को बाउंड्री चेंज करने से रोक सकती है? नो, ओपिनियन मैंडेटरी है, कंसेंट मैंडेटरी नहीं। क्विक रिविजन फर्स्ट टू फिफ्थ अमेंडमेंट। मेन आइडिया फर्स्ट 1951। Reservation, reasonable restrictions, ninth schedule, second, 1952. Lok Sabha representation, third, 1954. Trade in essential commodities, fourth, 1955. Stronger land. Reforms, fifth, 1955. State boundary procedure. Chhatha constitutional amendment. Act 1956 background. एक सिंपल क्वेश्चन। सपोज पंजाब का बिजनेसमैन हरियाणा में गुड्स बेचता है, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट? इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाना चाहता था। इससे ट्रेड डिफिकल्ट हो रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छठा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। मेजर चेंजेस अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स 269 एंड 286। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल्स 269 और 286 को अमेंड किया। इसके बाद इंटरस्टेट सेल्स टैक्स यूनियन के कंट्रोल में आ गया। स्टेट्स के बीच फ्री ट्रेड को इनकरेज किया गया। मल्टीपल टैक्सेशन और अननेसेसरी बैरियर्स को रिड्यूस किया गया। व्हाई वाज इट नीडेड? इमेजिन करो, अगर हर स्टेट अलग टैक्स लगा दे तो बिजनेसमैन को बहुत लॉस होगा, गुड्स महंगे हो जाएंगे और इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसीलिए सेंट्रल रेगुलेशन जरूरी था। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। ये अमेंडमेंट फ्यूचर GST सिस्टम की फाउंडेशन माना जाता है। आज GST अलग लॉ है, लेकिन टैक्स कोऑर्डिनेशन की सोच यहीं से शुरू हुई थी। आर्टिकल्स अफेक्टेड आर्टिकल 269, आर्टिकल 286 मनेमिक 6 बराबर सेल्स टैक्स PYQ ट्रैप क्वेश्चन 66 अमेंडमेंट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? आंसर इंटरस्टेट सेल्स टैक्स। वन लाइन रिवीजन। सिक्स्थ अमेंडमेंट इक्वल्स यूनियन कंट्रोल ओवर इंटरस्टेट सेल्स टैक्स। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इंट्रोडक्शन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर एग्जाम में सिर्फ एक अमेंडमेंट रिवाइज करनी हो तो ये जरूर करना। ये अमेंडमेंट इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर देता है। बैकग्राउंड स्टोरी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, स्टेट्स फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस एग्जाम्पल पंजाब, मद्रास, बॉम्बे। पार्ट बी, स्टेट्स फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स एग्जाम्पल Hyderabad, Mysore. Part C, states. Chief Commissioners Provinces. Example Delhi, Ajmer. Part D. Andaman and Nicobar Islands. Problem क्या हुई? लोग लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना चाहते थे। सबसे फेमस मूवमेंट था पोटी श्रीरामुलु मूवमेंट। उन्होंने तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड की। उनकी डेथ के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC बनाया। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन चेयरमैन जस्टिस फजल अली मेंबर्स के M पन्नीकर N कुंजरू कमीशन ने रिकमेंड किया, स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करो। गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की आई और 1956 में आया सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मेजर चेंजेस 1, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सबसे बड़ा चेंज, अब स्टेट्स की बाउंड्रीज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने लगी। एग्जाम्पल, तेलुगु, तमिल, कन्नाडा, मलयालम स्पीकिंग एरियाज को ऑर्गेनाइज किया गया। 2, पार्ट A, B, C and D स्टेट्स अबॉलिश्ड। पुराना क्लासिफिकेशन खत्म। अब सिर्फ 2 कैटेगरीज रही,
States, Union Territories. 3. Union Territories created. दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप जैसे रीजन्स को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दिया गया। 4. हाई कोर्ट्स रीऑर्गेनाइज्ड। नए स्टेट्स के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स भी रीऑर्गेनाइज हुए। 5. पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन चेंज्ड। लोकसभा और राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन भी रिवाइज हुई। आर्टिकल्स अफेक्टेड टीचर। ये अमेंडमेंट बहुत सारे आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स 13, 449, 80, 81, 153, 168, 170, 214, 220, 222, 230, 231, etc. एग्जाम में सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखो 7th अमेंडमेंट इक्वल्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। इंडिया की यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, रीजनल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। मेनेमोनिक 7 बराबर लैंग्वेज बराबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। PYQ क्वेश्चन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन किस अमेंडमेंट से हुई? आंसर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वन लाइन रिविजन 7th अमेंडमेंट इक्वल्स इंडिया रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 बैकग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशन ने SCS, STS और एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन की टाइम लिमिट सिर्फ 10 इयर्स रखी थी, 1950 से लेकर 1960 तक। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि सोशल इक्वालिटी का टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, इसलिए रिजर्वेशन कंटिन्यू करना जरूरी था। मेजर चेंजेस। आर्टिकल 334 मेंड हुआ। रिजर्वेशन की ड्यूरेशन 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दी गई। बेनिफिशियरीज शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स, एंग्लो इंडियंस, नॉमिनेशन प्रोविजन एट दैट टाइम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, सोशल जस्टिस को कंटिन्यू किया गया, बैकवर्ड कम्युनिटीज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर की गई। नेमोनिक 8 बराबर रिजर्वेशन एक्सटेंडेड। PYQ क्वेश्चन 8वां अमेंडमेंट किस आर्टिकल को अमेंड करता है? आंसर आर्टिकल 334। वन लाइन रिवीजन 8वां संशोधन बराबर आरक्षण विस्तारित तक 1970। 9वां संवैधानिक संशोधन एक्ट 1960 बैकग्राउंड। अब हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं। 1958 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बॉर्डर टेरिटोरीज एक्सचेंज होनी थी। मेजर चेंजेस, कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को ट्रांसफर की गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। इंपॉर्टेंट केस, एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, बेरूबारी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री को देना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी होगा। इसी जजमेंट के बाद 9th अमेंडमेंट पास हुआ। सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला। नेमनिक 9 इक्वल्स नेबर पाकिस्तान। PYQ क्वेश्चन, बेरूबारी केस किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है? आंसर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वन लाइन रिविजन 9th अमेंडमेंट इक्वल्स इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री एडजस्टमेंट। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ACT 1961 बैकग्राउंड। दादरा और नगार हवेली पहले पोर्टुगीज कंट्रोल में था। 1956 में लोकल पीपल ने पोर्चुगीज रूल खत्म कर दिया, लेकिन ऑफिशियली इंडिया में इंक्लूड करना बाकी था। मेजर चेंजेस, दादरा एंड नगार हवेली को इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया गया, इससे यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। आर्टिकल्स स्लैश स्केड्यूल्स अफेक्टेड, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में टेरिटोरियल चेंजेस किए गए। सिग्निफिकेंस, इंडियन टेरिटरी और स्ट्रॉन्ग हुई,
पुर्तगाली रूल का एक और चैप्टर ऑफिशियली खत्म हुआ। मनेमिक 10 बराबर दादर और नगर हवेली। PYQ क्वेश्चन, दादर एंड नगर हवेली किस अमेंडमेंट से इंडिया का पार्ट बना? आंसर 10वें संवैधानिक अमेंडमेंट। वन लाइन रिविजन। 10th Amendment equals Dadra and Nagar Haveli became Union territory. Rapid revision 6th to 10th. Amendment main feature Mnemonic 6th 1956. Interstate sales tax 6 equals sales. Tax 7th 1956. States reorganization on linguistic basis 7 equals language 8th 1960. Reservation extended 8 equals. Reservation 9th 1960. India-Pakistan boundary adjustment 9 equals Pakistan 10th 1961. Dadra and Nagar Haveli added 10 equals Dadra सबसे important amendment 7th Amendment Act 1956 है। इसने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को नया रूप दिया। अब हम 11वें से 15वें संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करेंगे। ये संशोधनों को देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद करेंगे, बल्कि समझेंगे। बैकग्राउंड विहाय Major changes articles affected constitutional significance PYQ traps easy mnemonics चलिए शुरू करते हैं। 11वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 बैकग्राउंड। सबसे पहले एक क्वेश्चन कि वाइस राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करता है? बहुत स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज को कंफ्यूज कर देते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसीजर काफी लेंथी और कम्बरसम थी। इलेक्शन कंडक्ट करना डिफिकल्ट होता था। इसी प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 पास किया गया। मेजर चेंजेस 1 आर्टिकल्स अमेंडेड। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 66 और आर्टिकल 71 को अमेंड किया। 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन सिंप्लीफाइड। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट करता है। मतलब लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, दोनों हाउसेस के मेंबर्स मिलकर वोट करते हैं। 3 जॉइंट सिटिंग रिमूव्ड। पहले इलेक्शन प्रोसेस में जॉइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट थी। इस अमेंडमेंट ने उस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया। 4 वैकेंसी विल नॉट इनवैलिडेट इलेक्शन। अगर इलेक्शन के समय इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ सीट्स वैकेंट हैं, तो सिर्फ इस वजह से इलेक्शन इनवैलिड नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इलेक्शन प्रोसेस सिंपल हुआ, डिले कम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी बढ़ी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है? MPs प्लस इलेक्टेड MLAs। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। PYQ ट्रैप। AML एज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते। मनेमिक 11 है बराबर 1 + 1 बराबर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्विक रिवीजन 11वें अमेंडमेंट बराबर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन सिंपलीफाइड। 12वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 बैकग्राउंड। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन गोवा, दमन और दीव अभी भी पुर्तगाली रूल में थे। गवर्नमेंट ने दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। पोर्चुगीज रूल खत्म हुआ और ये टेरिटरीज इंडिया का पार्ट बन गईं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें ऑफिशियली इंक्लूड करना था। मेजर चेंजेस गोवा, दामन एंड दियू इंक्लूडेड इस अमेंडमेंट के थ्रू। गोवा, दामन, दियू इंडियन यूनियन का ऑफिशियल पार्ट बन गए। यूनियन टेरिटरी स्टेटस, इन तीनों को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। फर्स्ट शेड्यूल एमेंड
फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटोरियल चेंजेस किए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, पुर्तगाली कॉलोनियल रूल का अंत। नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग हुई, इंडिया की टेरिटोरियल यूनिटी और कंप्लीट हुई। एक्स्ट्रा फैक्ट, 1987 में गोवा को स्टेट का स्टेटस मिला, लेकिन दामन और दीव यूनियन टेरिटरी ही रहे। गोवा इंडिया का पार्ट किस अमेंडमेंट से बना? स्टूडेंट्स, 12th अमेंडमेंट। Mnemonic 12 equals Portuguese territories. Joined India quick revision. 12th amendment equals Goa. Daman and Diu became union territory. 13th Constitutional Amendment Act 1962. बैकग्राउंड अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नागालैंड में ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी कल्चर, कस्टम्स और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। 1950 के दशक में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ गया। गवर्नमेंट और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच 16 पॉइंट अग्रीमेंट 1907 हुआ। इसी अग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए 13th अमेंडमेंट पास हुआ। मेजर चेंजेस, नागालैंड बिकेम अ स्टेट। नागालैंड को सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 371 ए इंसर्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 371 ए। स्पेशल प्रोविजंस पार्लियामेंट के लॉज ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होंगे अगर मते रिलेट करता हो। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल कस्टम्स नागा, customary law, civil and criminal justice. Under customary law, ownership of land, natural resources, constitutional significance, tribal identity protected. Peace process strengthen हुआ, federalism को strong support मिला, unity with diversity का practical example. Question Article 371 एक इस state से related है? Answer Nagaland. PYQ trap 371A equals Nagaland. 371G equals Mizoram, mnemonic. 13 equals Naga special status, quick revision. 13th Amendment equals Nagaland plus Article 371A. 14th Constitutional Amendment Act, 1962. Background, French colonies. पुदुचेरी करैकल यानम इंडिया के साथ मर्ज हो चुकी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें ऑफिशियली इंक्लूड करना जरूरी था। मेजर चेंजेस पुडुचेरी इंक्लूडेड। पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में ऑफिशियली इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 239 ए इंसर्टेड। इस अमेंडमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल 239 ए। मीनिंग ऑफ आर्टिकल 239। ए पार्लियामेंट को पावर मिली कि वो कुछ यूनियन टेरिटोरीज के लिए लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस यूनियन टेरिटोरीज में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ी। एक्स्ट्रा फैक्ट, पुडुचेरी लेजिस्लेटिव आर्टिकल 239 ए, दिल्ली लेजिस्लेटिव आर्टिकल 239 ए ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 239 ए किस यूटी से रिलेटेड है? पुदुचेरी। मनेमिक 14 बराबर पुदुचेरी लेजिस्लेटिव क्विक रिवीजन 14वां अमेंडमेंट बराबर पुदुचेरी प्लस आर्टिकल 239 ए। 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 एसोट्रेहात। बैकग्राउंड, 1907 के दशक में हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस बढ़ रहे थे। एक्सपीरियंस जजेस रिटायर हो जाते थे, जबकि उनकी सर्विसेज की अभी भी जरूरत थी। गवर्नमेंट ने जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए अमेंडमेंट पास किया। मेजर चेंजेस, रिटायरमेंट एज इंक्रीज्ड। हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज 60 इयर्स टू 62 इयर्स कर दी गई। जुरिस्डिक्शन एक्सपैंडेड। हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन और पावर्स को स्ट्रेंथन किया गया। रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को जरूरत पड़ने पर दोबारा बेंच पर बैठने की परमिशन दी गई।
ट्रांसफर ऑफ जजेस, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के प्रोविजंस को भी इम्प्रूव किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, जुडिशियल एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई, एक्सपीरियंस जजेस का बेनिफिट मिला, पेंडिंग केसेस को रिड्यूस करने में मदद मिली। हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट जज 65 ईयर्स, PYQ ट्रैप हाई कोर्ट बराबर 62, सुप्रीम कोर्ट equals 65, mnemonic 15 equals high court equals 62. Quick revision, 15th amendment equals high court judges retire at 62 years. Final rapid revision, amendment key point. Remember 11th vice president election articles 66 and 71, 12th Goa, Daman and Diu. Operation Vijay, 13th Nagaland. Article 371, a 14th. Puducherry Article 239, a 15th. High Court Judges Retirement equals 62. Students, आज हमने फर्स्ट से 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिटेल में कंप्लीट किए। रिवीजन के लिए हर अमेंडमेंट के 5 गोल्डन पॉइंट्स याद रखो। ईयर ऑफ अमेंडमेंट बैकग्राउंड, व्हाई वाज इट नीडेड? मेजर चेंजेस आर्टिकल्स अफेक्टेड एग्जाम ट्रैप प्लस mnemonic। अगर आप ये 5 पॉइंट्स हर अमेंडमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सभी एग्जाम्स के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।